हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत कॉलेज स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इग्नू MSD 7 का अध्याय 4 को। आज का हमारा प्रश्न है संरचनात्मक भाषा विश्लेषण की प्राविधि समझाइए। और जो इससे पहले वाला हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें था संरचनात्मक भाषा में विश्लेषण की प्रक्रिया समझाइए। तो दोनों के आंसर्स अलग अलग हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें पढ़ रहे हम रचनात्मक भाषा विश्लेषण की प्रक्रिया या प्राविधि समझाइए। उसमें हमने पढ़ा था संरचनात्मक भाषा में विश्लेषण की प्रक्रिया समझाइए कि रचनात्मक भाषा में विश्लेषण कैसे किया जाता है। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं संरचनात्मक भाषा विश्लेषण की प्रक्रिया क्या है, कि विश्लेषण तो है लेकिन वो किस प्रक्रिया से काम करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो हमें पता ही है। आंसर है प्रत्येक भाषा में समस्थायी तत्व होते हैं, यानी कि कुछ स्थायी तत्व होते हैं प्रत्येक भाषा में। उनका पारस्परिक संबंध भाषा की संरचना पर ही आधारित होते हैं। तो उनका जो संबंध है आपस में वो भाषा की संरचना भाषा के स्ट्रक्चर पर ही आधारित होता है। अतः जिस पद्धति द्वारा भाषा का अध्ययन और विवेचन उनकी संरचना को आधार बनाकर किया जाता है उस पद्धति को संरचनात्मक पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो यह पद्धति वर्णनात्मक और ऐतिहासिक पद्धति को अंतर्भूत करके ही चलती है। तो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि वर्णनात्मक पद्धति क्या होती है, ऐतिहासिक पद्धति क्या होती है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, उसमें सारा डिटेल में समझाया गया है। तो यह पद्धति वर्णनात्मक और ऐतिहासिक पद्धति को अंतर्भूत करके यानी कि आत्मसात करके ही चलती है। जैसे वर्णनात्मक पद्धति के अंतर्गत किसी भाषा के संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आदि रूपों को उनके रूपों की वर्णनात्मक समीक्षा की जाती है, जबकि रचनात्मक पद्धति में इन सभी रूपों की पारस्परिक संबंधता को आधार बनाकर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो वर्णनात्मक पद्धति में तो क्या होता है कि भाषा के जो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विश्लेषण है, उसके रूपों का वर्णन किया जाता है, वर्णनात्मक समीक्षा की जाती है। जबकि संरचनात्मक पद्धति ने जो इन सभी रूपों के जो आपस में संबंध है उनको आधार बनाकर अध्ययन किया जाता है। और वस्तुतः ये पद्धति भाषा के अंगों, ध्वनियों, लिखित संकेतों, अर्थ आदि के आधार पर पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। ओके, अब इसमें हमने सस्योर वाला एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमने पूरा पहले पढ़ा दिया था मैंने, कि जिससे कि आपको सस्योर के बारे में पता चल जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन सस्योर जो भाषाविद थे उन्हीं पर आधारित है। तो अगर आप सस्योर के बारे में देखना चाहते हैं तो उससे भी हमारी वीडियो बनी हुई है, उसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि सस्योर जो कि भाषाविद थे उनकी दृष्टि कैसी थी भाषा को लेकर। ओके, अब हम पढ़ते हैं। सस्योर जैसे भाषाविद ने भाषा पर स्वतंत्र दृष्टि से विचार करने पर बल दिया था। भाषा पर विशेष बल देना, उसकी संरचना को समझना, उसे अर्थ से संबंध करके देखना। ठीक है, अस्पृंक्त मतलब संबंधित करके देखना, उसकी व्याकरणिक इकाइयों पर स्वतंत्र रूप से विचार करना, उसके रूप विधान का विश्लेषण विवेचन करना भी भाषा साहित्य अध्ययन की एक जटिल किंतु महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो सस्योर बहुत बड़े भाषाविद थे, उन्होंने भाषा पर स्वतंत्र दृष्टि से विचार किया था। उन्होंने कहा था कि भाषा पर विशेष बल देना चाहिए, उसकी संरचना को समझना चाहिए, उसके अर्थ को उससे संबंधित करके देखना चाहिए, उसकी व्याकरण इकाइयों पर स्वतंत्र रूप से अपने विचार बताने चाहिए, उसके रूप विधान का विश्लेषण भी करना चाहिए। और यही भाषा साहित्य अध्ययन की एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये प्रक्रिया बहुत इम्पॉर्टेंट है लेकिन थोड़ी सी जटिल है। यही कारण है कि सस्योर भाषा का अध्ययन भाषा के लिए मानते हैं। इस तरह भाषा को अध्ययन का एक अलग और स्वतंत्र विषय मानकर इसे स्वतंत्र वस्तु के रूप में अध्ययन की कोटि में रखकर विचार करने का प्रयास भाषा की संरचना को समझने का उपक्रम है। ठीक है, तो भाषा को अध्ययन का एक अलग और स्वतंत्र विषय माना है उन्होंने, और उन्होंने कहा कि इसे स्वतंत्र वस्तु के रूप में अध्ययन की कोटि में रखना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए और भाषा की संरचना को समझना चाहिए। प्रत्येक भाषा की एक संरचनात्मक व्यवस्था होती है, एक सिस्टमेटिकली एक स्ट्रक्चर होता है उसका। यह व्यवस्था भाषा की न्यूनतम इकाई स्वनिम से लेकर वाक्य तक की होती है। तो न्यूनतम इकाई होती है स्वनिम, ठीक है, स्वर और व्यंजन होते हैं उसमें। तो वहाँ से लेकर वाक्य तक, क्योंकि स्वनिम से वर्ण बनते हैं, वर्ण से वाक्य बनते हैं, तो वहाँ तक की प्रक्रिया होती है जिसमें
शब्द स्तर पर ध्वनि तथा वाक्य स्तर पर पद की एक सुनिश्चित क्रमिक या आच्छादित व्यवस्था होती है। तो अगर हम शब्द स्तर पर बात करें तो ध्वनि की हम कहते हैं कैसे ध्वनि निकल रही है, कैसे साउंड निकल रही है। और अगर वाक्य स्तर पर बात करें तो पद, क्योंकि शब्दों से मिलकर पद बनते हैं और पद से मिलकर वाक्य बनता है। ठीक है, तो इसकी एक सिस्टमेटिकली एक व्यवस्था होती है, एक अरेंजमेंट होता है। सचिव ने इस भाषिक इकाइयों के संबंध में दो भागों में विभाजित किया है। तो भाषिक इकाइयों के संबंधों को सचिव ने दो भागों में विभाजित किया है। एक है रूप क्रमात्मक और दूसरा है विन्यास क्रमात्मक। ओके, तो संरचना में जहाँ तत्वों के विन्यास क्रमात्मक अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वहीं व्यवस्था में रूप तालिकात्मक संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। रूप क्रमागत संबंधों को सहचारी या समस्थानिक संबंध भी कहा जाता है। तो रूप क्रमागत संबंध को क्या कहते हैं, या तो सहचारी या समस्थानिक संबंध भी कहा जाता है। सचिव के अनुसार सहचारी संबंध सहचारी संबंध ऐसी भाषिक इकाइयों के बीच में होता है जो अर्थ की दृष्टि से तथा व्याकरण दृष्टि से समानता या विरोध आदि पर आधारित सहचार्य के कारण ऐसे वर्ग का निर्माण करती है जिसमें किसी एक भाषिक इकाई के याद आते ही दूसरी भाषिक इकाई का भी स्मरण हो पाता है। क्या है ये बात, अभी एक सेंटेंस के उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं। जैसे हम कहते हैं कि खाना शब्द का स्मरण होते ही, खाना क्या होता है, थाली में होता है, उसमें व्यंजन होते हैं और खाने में रोटी का टुकड़ा मुंह में डालना इत्यादि स्वतः ही स्मरण हो पाता है। जैसे कि अगर हम खाना शब्द कहते हैं तो कई चीज़ों से रिलेटेड होती है, वो साथ में ही हमें उनकी याद आ जाती है, वो हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं। विन्यास क्रमात्मक संबंध भाषिक इकाइयों के पहले, बाद में तथा दोनों के संबंधों में होते हैं। जैसे विद्यालय में विद्या एवं आलय, विज्ञान में वि एवं ज्ञान, विन्यास क्रमात्मक संबंध होते हैं। ठीक है, तो विद्यालय में विद्या और आलय हो गया, विज्ञान में वि जमा ज्ञान हो गया, ये क्या है, विन्यास क्रमात्मक संबंध है। ओके, संरचनात्मक भाषा विश्लेषण में व्यतिरिक्त विश्लेषण का महत्वपूर्ण उपयोग होता है। भाषा के उपागम के कारण संरचनात्मक भाषा विज्ञान अधिक्रमिक होता है। अधिक्रमक की मतलब कि एक क्रम में चलता चला जाता है। इस भाषा की रचना स्तरित है, सबका एक अलग लेवल होता है, जैसे ध्वनि स्तर पर, रूप स्तर पर, वाक्य स्तर पर इत्यादि। ठीक है, तो ध्वनि होती है, फिर रूप होता है, फिर वाक्य स्तर, इनका एक पूरा एक लेवल होता है। अतः प्रत्येक इकाई की संरचना का आशय है उस इकाई की व्यवस्था। जैसे राम ने रावण को मारा। ओके, तो इस वाक्य में राम ने स्वर्णिम स्तर की व्यवस्था है। राम जो है ना, उसमें स्वर्णिम स्तर की व्यवस्था है। और राम कैसे बनता है, कैसे लिखा जाता है, जैसे र, फिर आ की मात्रा, इसलिए हम इसको पूरा आ लिखेंगे, र आधा है, फिर म, ये हमारे होते हैं व्यंजन, और फिर लगता है हमारा स्वर। अब म में कोई भी मात्रा नहीं है, इसलिए इसे हम आ लिखेंगे। कोई मात्रा होती है तो वो मात्रा आ जाती है, जैसे आ की मात्रा है तो आ लिख देंगे, ए की मात्रा है तो ए लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे र, आ, म, अ, ये क्या है, सारे स्वनिम हैं, स्वर हैं। मतलब स्वनिम क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन को अगर हम ब्रेक कर करके किसी शब्द को बनाते हैं वो स्वनिम कहलाता है, जो ध्वनित होकर वस्तु का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार राम शब्द एवं पद स्तर की व्यवस्था है, कि शब्द और पद स्तर की व्यवस्था है, क्योंकि शब्द है राम और उन्हीं शब्दों को कुछ शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाए, तो ये कह सकते हैं कि राम शब्द और पद स्तर की व्यवस्था है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ध्वनियों को एक साथ व्यवस्थित करके एक रूप का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार राम ने रावण को मारा तथा पूर्ण वाक्य क्या है, राम ने रावण को मारा तक विश्लेषण किया जाता है। पहले अलग अलग शब्दों का विश्लेषण किया जाता है, हमने इसे डाइवर्ट कर दिया है। राम ने एक चीज़ है, रावण को दूसरी चीज़ है, और मारा थर्ड है। तो हमने क्या करा, इसका पूरा विश्लेषण किया। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन ने शंकर को बुलाया तथा श्याम ने मोहन को बुलाया। ओके, तो इन दोनों ही वाक्य में मोहन की स्थिति एक जैसी नहीं है, क्योंकि मोहन ने तो शंकर को बुलाया था, ओके, और श्याम ने मोहन को बुलाया था। तो एक में मोहन ने किसी को बुलाया था और दूसरे में किसी ने मोहन को बुलाया था, तो इसमें दोनों ही वाक्य में मोहन की स्थिति एक जैसी नहीं है। इसका कारण है आंतरिक संरचना में अंतर का होना। ध्वनि स्तर पर लिखना और खिलना दो शब्द हैं। अगर हम ध्वनि स्तर की बात करें तो लिखना और खिलना दो शब्द हैं, और दोनों के दो अर्थ हैं, और दोनों में ये क्या है, ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर, दोनों में ही खिलना है, लना है, ल और ख। ठीक है, तो इसमें हो गया ल प्लस अ
ठीक है। और इसमें हो गया ख प्लस अ प्लस न प्लस अ, ठीक है। और इस वाले में था ल प्लस अ प्लस न प्लस अ, ठीक है। तो एक में लिखना खना है और दूसरे में लना है। तो इस तरह दोनों का अर्थ भिन्न है। इन ध्वनियों की सुनिश्चित क्रमिक व्यवस्था ही भाषा का निर्माण करती है। ओके, तो अतः संरचनात्मक भाषा विश्लेषण के अंतर्गत भाषा में वाक्य को भाषा की सबसे बड़ी इकाई मानकर स्वनिम से वाक्य तक का क्रमिक अध्ययन किया जाता है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि संरचनात्मक भाषा विश्लेषण के अंतर्गत भाषा में वाक्य को भाषा की सबसे बड़ी इकाई मान लिया जाता है, ठीक है। और फिर उसमें स्वनिम से लेके वाक्य तक, जैसे हमने कहा कि राम ने रावण को मारा, तो र प्लस मैं ये सारा हमने इसको ब्रेक किया था, तो स्वनिम हो गया था। और राम ने रावण को मारा पूरा वाक्य था। तो स्वनिम से लेके वाक्य तक का क्रमिक अध्ययन किया जाता है लेवल वाइज। लेकिन आधुनिक विद्वानों ने भाषा की सबसे बड़ी इकाई आजकल किसको मान लिया है? प्रोक्ति को। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था प्रोक्ति और संप्रेक्षण लगभग एक जैसा होता है। प्रोक्ति और संप्रेक्षण में दोनों में ही श्रोता और वक्ता, श्रोता मतलब सुनने वाला और वक्ता मतलब बोलने वाला, दोनों ही होते हैं। ये लगभग एक जैसे से ही हैं। तो संप्रेक्षण देखा जाए तो प्रोक्ति का ही थोड़ा सा अंग होता है। तो इसे डिटेल में हम 13 चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्रोक्ति क्या है और ये कैसे काम करती है। अभी फ़िलहाल ये है कि हमने ये मान लिया कि आधुनिक विद्वानों ने भाषा की सबसे बड़ी इकाई प्रोक्ति को मान लिया है। ओके, वस्तुतः संरचनावाद का सार तत्व रूपवाद में निहित होता है, जिसमें भाषा के बाहर भी कुछ अग्राह्य होते हैं, कुछ अंग होते हैं। सस्युर भाषा के दोनों पक्षों का उल्लेख करते हैं, पैरोल तथा लैंग्यू। ओके, तो सस्युर के हिसाब से दोनों पक्षों का उल्लेख किया गया है, एक है पैरोल और दूसरा है लैंग्यू। इसमें पैरोल वचन या उच्चार है कि एक वचन, द्विवचन या फिर उच्चारण है, जो भाषा की भौतिक और कार्यकारी पक्ष है, तथा लैंग्यू में भाषा का मनोवैज्ञानिक पक्ष होता है। सस्युर ने शब्द और अर्थ की मनमानी या नियम रहित परंपरा पर विशेष ध्यान दिया है, क्योंकि शब्द और अर्थ की कई बार मनमानी या नियम के बिना कोई परंपरा होती है, तो सस्युर ने उस पर विशेष बल दिया है। भाषा विज्ञान को उनका यह अप्रितम योगदान रहेगा। तो उन्होंने बहुत ध्यान से इस पर स्टडी की थी। तो भाषा विज्ञान के लिए ये उनका योगदान बहुत ही अलग है, बहुत ही अच्छा है, अप्रितम है, इसके जैसा कोई और योगदान नहीं है। शब्द अर्थ के नाना रूप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जो शब्द है ना, वो अर्थ के कई तरह के रूप प्रस्तुत कर सकते हैं। शब्द हमारे सारे अनुभव जगत को मूर्तिमान करते हैं। तो शब्दों के द्वारा जो भी हमारा अनुभव होता है वो सब मूर्तिमान होते हैं, मतलब साकार रूप में हमारे सामने आते हैं और वो नियंत्रित भी होते हैं। अतः शब्दगत संरचना नाना प्रकार के अनुभव संसार को रूपांतरित करती है। उसे समझने के लिए संरचनात्मक विश्लेषण की सहायता ली जाती है, ठीक है। तो हमने संरचनात्मक भाषा विज्ञान में विश्लेषण की परंपरा को पढ़ लिया था। इस वीडियो में हमने पढ़ा संरचनात्मक विश्लेषण की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। और जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्युर की मान्यताओं की चर्चा कीजिए, ये मैंने पहले ही वीडियो बना दी थी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद ब्लूमफील्ड की पर टिप्पणी लिखिए, वो भी वीडियो पहले बन चुकी है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, अब जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो है संरचनात्मक भाषा विज्ञान के अन्य नाम पर टिप्पणी। अतिक्रम्य व्याकरण का तात्पर्य क्या है, उस पर टिप्पणी लिखिए। और संरचनात्मक भाषा विज्ञान का भाषा शिक्षण पर क्या प्रभाव है, इस पर टिप्पणी लिखिए। तो अगली वीडियो में हम 3 टिप्पणियाँ पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये वाली जो नेक्स्ट वीडियो है टिप्पणी वाली, वो मैं कल अपलोड करूँगी। तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।